पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आमतौर पे कहा जाता है कि वो जो इकोनॉमी है उसको मिरर करती है। हम्म, तो मेरे ख्याल में उसके बराबर की है ये पाकिस्तान मर्केंटाइल जी एक्सचेंज। जी जी। तो देखो मुझे कहते हुए प्रॉब्लम हो रही कि वाकई में मतलब ये जो है वो आवाम से ऐसा लगता है कि बहुत दूर कटी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। तो उसकी क्या वजह है? यानी बहुत ज़्यादा लोग आम तौर पे लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में। देखिए, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, एक तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है, आई थिंक 70s के अंदर बना था। तो उसको कम से कम 30-40 साल उसकी उम्र ज़्यादा है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से। मर्केंटाइल एक्सचेंज 2008 के अंदर फंक्शन हुआ था। इसको अब तकरीबन 17 साल, 17-18 साल के करीब हो गए एग्जिस्टेंस में। तो एक तो ये एडवांटेज है, ये ऑलमोस्ट एक दो जनरेशन्स का फ़र्क है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 50-60 अरब के करीब होगा इस साल का, डेली का, right? लेकिन इशू ये है कि ये स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। पहले तो फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट को समझना, स्पॉट ट्रेड जो है जो पीएसएक्स के अंदर होती है, सबको चीज़ समझ आती है। ये माउस है, आपको ख़रीदना है, ये लें, आप मुझे पैसे दें, ये इसकी कीमत है, राइट? ये एक ट्रेड हो गई। फ्यूचर का सौदा जो है वो लोगों को समझाना थोड़ा सा चैलेंज है। फ्यूचर के सौदे में होता है कि आप आज के दिन ये तय कर रहे हैं कि महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस चीज़ की प्राइस क्या होगी, सही। ठीक है? और उस प्राइस को आप लॉक कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स एक्सचेंज का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो हेजिंग था। इससे आसान लफ्ज़ों में मुराद ये है कि अगर आप तांबे की तारें बनाते हैं फॉर एग्जांपल, आपने अपने कस्टमर को कीमत देनी है। आपको महीने बाद का ऑर्डर है, 2 महीने बाद का ऑर्डर है, 3 महीने बाद का ऑर्डर है, आपने प्राइस लॉक करनी है। आपका कस्टमर हो सकता है मुझसे बाहर बैठा हो, तांबे की कीमत रोज़ चेंज हो रही है, राइट? तो आप अपने कस्टमर को कैसे एक कीमत दे सकते हैं? वो आप तभी दे सकते हैं जब आप फ्यूचर में, जब आपने उसकी डिलीवरी करनी है, जब आपको तांबे की ज़रूरत होगी, तो आप उस वक्त की प्राइस लॉक कर सकें। तो लेट्स से आपको वो ज़रूरत 1 महीने बाद आनी है, तो आप 1 महीने बाद की फ्यूचर की प्राइस लॉक कर लेते हैं, किसी के साथ सौदा कर लेते हैं। उसकी बेस के ऊपर आप अपने कस्टमर को प्राइस दे देते हैं। अगर तो वो आपके फेवर में जाती है कीमत, ठीक है, आपको एडिशनल प्रॉफिट हो गया। अगर वो आपके अगेंस्ट जाती है तो आपने कस्टमर से वो रिकवर कर लिया, क्योंकि कस्टमर को आपने उस बेस पे प्राइस दी थी जो आपने लॉक की हुई थी, आपको उसी प्राइस पे तांबा मिला। एक किसान है, नवंबर में खड़ा होके मैंने फैसला करना है, 10 एकड़ रकबा है मेरे पास, मैंने ये फैसला करना है कि मैं गंदम लगाऊं या ऑयल सीड्स लगाऊं अपने रकबे पे। एक तरीका तो ये है जो आजकल सारे करते हैं, अल्लाह पे यकीन करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, गंदम लगा दी, और अप्रैल में जाके पता चला कि गंदम की कीमत अच्छी मिलेगी या बुरी मिलेगी, राइट? दूसरी कीमत ये है, जिस तरह पूरी दुनिया की एडवांस इकोनॉमीज अब करती हैं, कि नवंबर में खड़ा होकर अगर किसान ने ये फैसला करना है तो वो देखेगा अप्रैल के फ्यूचर की कीमत क्या है। अगर वो 3500 रुपये मन है तो मैं अप्रैल का फ्यूचर अभी से बेच दूंगा, नवंबर में बेच दूंगा, मेरी प्राइस लॉक हो गई जिस पे मेरी गंदम उठेगी। अब मैं खुल के पूरे रकबे के ऊपर गंदम लगाऊंगा, उसका ख्याल रखूंगा, क्योंकि मैंने डिलीवरी देनी है अप्रैल के अंदर, क्योंकि मैंने सौदा लॉक किया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर नवंबर में खड़े होके मुझे अप्रैल की कीमत 2200 रुपये मिल रही है, 2200 रुपये मन मिल रही है, फिर मैं कहूँगा यार गंदम को गोली मारो, मैं ऑयल सीड्स लगा देता हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो पूरी दुनिया, दिस इज़ कॉल्ड हेजिंग। सो पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, करेंसी ट्रेडर्स हैं, इवन बैंक्स हैं, ये इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं हेजिंग करने के लिए। ये इसका प्राइमरी मकसद होता है। एक है आर्बिट्राजेस, उसको ना तांबा चाहिए, ना उसने इस्तेमाल करना है, ना उसने ख़रीदना है, ना बेचना है। लेकिन उसको ये नज़र आ रहा है कि यार स्पॉट मार्केट में तांबा 100 रुपये का है, फ्यूचर मार्केट में 103 रुपये का है, और इसकी कैरिंग कॉस्ट जो है, फाइनेंसिंग कॉस्ट है, वो 2 रुपये है। तो मैं यहाँ से ख़रीद के 103 का बेच देता हूँ, 2 रुपये उसको संभालने की कीमत रखूँगा, 1 रुपये मेरा नफ़ा हो जाएगा। ये आर्बिट्राजेस है, इन्होंने इस्तेमाल नहीं करना होता। फिर एक तीसरी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा होती है एक्सचेंज, वो होते हैं स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स का कोई ना वो हेजेस होते हैं, ना आर्बिट्राजेस होते हैं।
स्पेकुलेटर के पास इंफॉर्मेशन होती है। अब एक स्पार्को में बैठा एक सैटेलाइट इंजीनियर है, उसको सैटेलाइट का डेटा आ रहा है, उस पे उसको नज़र आ रहा है कि इस साल इतने रकबे पे गंदम लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। अब ना उसने गंदम खुद लगाई है, ना उसने ख़रीदनी है, ना उसने बेचनी है, लेकिन उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है। वो उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है और ये सोचता है कि इस साल 10% ज़्यादा रकबे पे गंदम लगी है, तो इसकी कीमत कम होगी। तो मैं आज ही मैं ये स्पेकुलेट करता हूँ कि इसकी कीमत कम होगी, तो मैं उस हिसाब से एक फ्यूचर की ट्रेड मार्केट में लगा देता हूँ। तो ये स्पेकुलेटर्स होते हैं। तो जो फ्यूचर्स एक्सचेंज है जनरली, वो उसमें जो लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन चाहिए होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है स्पॉट मार्केट से या स्टॉक एक्सचेंज से। तो इस वजह से लोग ज़रा कम इसमें आते हैं, लेकिन इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं और दुनिया भर में फ्यूचर एक्सचेंज जो स्पॉट एक्सचेंजेस हैं उससे बहुत बड़े होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस से बहुत बड़े होते हैं। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज वहाँ के नैस्डैक से या न्यूयॉर्क एक्सचेंज से बड़ा है, राइट? तो लेकिन हमारे मुल्क में आहिस्ता-आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, हम काफ़ी काम कर रहे हैं यूज़र्स को अवेयरनेस देने का। ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं जिनसे उनका ताल्लुक हो। गोल्ड हमने इंट्रोड्यूस कराया है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब सोना अगर आपने ख़रीदना हो मुल्क के अंदर तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप किसी सुनयारे के पास जाएँगे, उससे आप सोना ख़रीदेंगे। सही, को ज़ेवर की सूरत में ज़्यादातर लोग ख़रीदते हैं। वो 10-20% उसको बनवाई देते हैं। फिर जब बेचना होता है 10-20% उसकी तुड़वाई देनी होती है। सही। तो सोना ₹100 का होता है, आपको पड़ता है वो ₹140 का। हमारे यहाँ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर आप एक सिंपल सी ऐप से एक बटन दबा के असली 24 कैरेट का सोना, फिज़िकल सोना जो हम खरीदते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, बैंकों के वॉल्ट्स में रखते हैं, उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं। आप एक बटन प्रेस करके खरीद सकते हैं और जब आपका दिल करे एक्सचेंज के ऊपर ही आप बेच सकते हैं। अगर आप 10 तोले तक अपनी पोज़ीशन बिल्ड कर लेते हैं, रोज़ का आप 1 मिली तोला खरीद ही जाएँ, साल, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब आपके 10 तोले की पोज़ीशन हो जाए, क्योंकि एक बार 10 तोले की होती है, तो आप हमें कह देंगे मेरा सोना मुझे दे दें। हम कहेंगे फलाने बैंक में आ जाएँ, ये आपका सोना है। अच्छा, इसी पर जो है ना वो मार्केट में जब मैंने लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि अब 10 तोले सोना एक मुश्किल काम है। कि 1 तोले क्यों नहीं है, दुनिया भर में कॉइन्स भी आ रहे हैं, 10 ग्राम्स का भी आ रहा है। देखिए, हम तो 1 तोला छोड़े, हम 1,000वें तोले से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ₹500 से। ठीक है। ₹500 से आप तोले का 1,000वां हिस्सा हमसे खरीद सकते हैं। आप अगर बाज़ार में लेने जाएँगे तो आपको कोई नहीं देगा, राइट? सही। लेकिन हम ये करते हैं कि हम सारों की डिमांड इकट्ठी करते हैं, हुँ। तो वो कई 100 तोले बन जाती है रोज़ की। तो वो फिर हम जाके सोना लेते हैं अपने सप्लायर से, उसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, मसला ये है कि हम 1,000वां हिस्सा तोले का वो ब्लेड से काट के तो नहीं आपको पकड़ा सकते, सही। राइट? तो लॉजिस्टिक्स की हाँ। वो इश्यू है। हम जो बार्स लेते हैं, वो 10 तोले की बार्स होती हैं। सही। अब कोई हमसे अगर 1 तोला लेने आएगा तो हमें उसको काटना पड़ेगा, कोई मैकेनिज़्म होगा, ठीक है। या हमें 1-1 तोले के कॉइन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। उसमें चैलेंज ये होता है कि हर यूनिट को आपने अलहदा से टेस्ट करना होता है। अच्छा। अब एक 10 तोले की बार हमने टेस्ट करनी है, उसमें लेट्स से 1 मिनट का टाइम लगा है। अब 1-1 तोले के अगर हमें 10 कॉइन टेस्ट करने हैं तो उसको हमें 10 मिनट लगेंगे, राइट? ठीक है। तो इन लॉजिस्टिक हर्डल्स की वजह से हमें ये चैलेंज होता है, हमने 10 तोले का एक म्यार रखा हुआ है। लेकिन ना वो आपको खरीदने पे मजबूर करता है 10 तोला लेना, ना आपको बेचने पे मजबूर करता है कि 10 तोला बेचना है। आप 1,000वां हिस्सा खरीद सकते हैं, एक्सचेंज ही के ऊपर आप 1,000वां हिस्सा बेच भी सकते हैं और आपको कीमत बाज़ार से बेहतर मिलेगी। आप पैसा लें, आप एक यूज़ केस है, एक खातून है अपने बच्ची के लिए सोने में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। वो रोज़ का हमसे ₹500 का लेट्स से सोना लेती रहती है। ठीक है। 10 साल बाद, 15 साल के बाद उनके पास एक रीज़नेबल क्वांटिटी इकट्ठी हो जाती है। या तो हमसे सोना वो विथड्रॉ कर लें और जाके अपना ज़ेवर बनवाएँ, या एक्सचेंज के ऊपर बेच दें, उनको पैसा मिलेगा। पैसे से जाके अपना जो ट्रस्टेड सुनयारा है उससे जाके ज़ेवर बनवा लें, बात एक ही है। मकसद ये है कि आपने सोने में इन्वेस्ट करना है, फिज़िकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, वो हम आपको सर्विस दे रहे हैं। सही। तो दुनिया भर में ऐसा ही होता है, 10 तोले से नीचे जैसे आपने बताया आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। ऑफ कोर्स अगर आपके जी। लिए बिज़नेस सेंस नहीं बन रहा तो आप नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि जो छोटा इन्वेस्टर है, रिटेल वाला, उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। वो 10 तोला पे जाए और फिर अ,
आपने मैंने आपको बताया ना, आप अगर छोटे इन्वेस्टर हैं तो आप एक्सचेंज पे ख़रीद बेच सकते हैं, उसमें कोई कतगन नहीं है। सिर्फ डिलीवरी के ऊपर हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ठीक है। कि आप कम से कम 10 तोला तो करें ना, वरना हमारे पास यहाँ पे सैकड़ों लोग रोज़ आना शुरू हो जाएंगे, मेरा 1 तोला दे दें, मेरा आधा तोला दे दें, मेरा पौना तोला दे दें, मेरे 2 तोले दे दें। तो वो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। इस वक्त हमारी 1 साल की कस्टडी फ़ी 1% है, वो हमें बढ़ा के हो सकता है 3% करनी पड़े, 4% करनी पड़े, तो वो वायबल नहीं रहेगा। सही। अच्छा, चलें वापस आते हैं कि अवेयरनेस के हवाले से क्रिप्टो करेंसी जो हमारे पास, जी। उसकी अवेयरनेस फैल गई, आवाम खुद ब खुद करने लगे, यंग जनरेशन, तो वो कैसे हो गया? और उसके मुकाबले में कम्युनिटीज़ की जो ट्रेड है वो उस तरीके से उसकी अवेयरनेस नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल में शायद जैसे ओक्टा एफएक्स जो अनऑफिशियल, वैसे उनको शायद इलीगल भी कह सकते हैं, हमारे पास कहीं वो रजिस्टर भी नहीं है, जी। उन्होंने भी अपनी जगह बना ली, जी। वो कैसे हो? देखिए, वो ऐसे ही हुआ है कि हमारे मुल्क में मार्केटिंग करने का निज़ाम जो है वो, बल्कि पूरी दुनिया में मार्केटिंग अब ऑनलाइन हो गई हुई है। सही। पहले तो आपको उस मुल्क के अंदर आके उस मुल्क के अंदर सेमिनार करने पड़ते थे, होर्डिंग्स लगानी पड़ती थी, टीवी पे उस मुल्क के टीवी पे इश्तिहार देने पड़ते थे, वो नॉर्मली स्टेट रेगुलेटेड होता था। तो अब आजकल हम सारे जो इस कमरे में बैठे हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादातर वक्त कई घंटे गुजारते हैं, राइट? मोबाइल फ़ोन के ऊपर एडवर्टाइज़ करना पाकिस्तानी कंपनी का या बहामा की कंपनी का या अमेरिकन कंपनी का कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे जो बड़ा रीज़न है वो तो ये है कि उन्होंने मैसिव मार्केटिंग की है। Somebody looked at the statistics, they realized कि this is a country of 240 million people और इनमें से 50-60% यंग बच्चे हैं। उन्होंने टका के एडवर्टाइजमेंट करने शुरू कर दी। अब कपल दैट कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग आवाम सादा हैं, उसको ऐड नज़र आया कि यार मैंने ऑक्टा एफएक्स के अंदर इन्वेस्ट किया और मैं साइकिल पे होता था, अब देखो ये मेरी गाड़ी है चमकती हुई, ये मैंने ले ली 1 महीने के अंदर अंदर है। सही। लोग इसका शिकार हो जाते हैं। हमारे मुल्क में डबल शाह जैसे कितने लोग आए सही। हेरा फेरी करने वाले। तो लालच जो है ना उसको आप उसका कोई हल नहीं है, सही है। जितनी मर्जी आप अवेयरनेस करने लोग लालच के अंदर आ जाते हैं। तो एक तो ये कि इन प्लेटफॉर्म्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केटिंग की, टारगेटिंग स्पेसिफिकली पाकिस्तानी यूजर्स। हम उस हमारे पास उस तरह का पैसा नहीं है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म्स जो है इनकी रेगुलेटरी कॉस्ट बड़ी कम होती है। सही। हमारा जो रेगुलेटर है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, हमें प्रॉपर्ली रेगुलेट करता है। हमारे यहाँ अगर आपके पैसे फंसते हैं, आपकी कोई अनफेयर ट्रेड हो जाती है, आपको टाइम के ऊपर पैसे नहीं मिलते या आपका सोना गायब हो जाता है, तो आप सबसे पहले तो जो ब्रोकर से डील कर रहे हैं, आप हमारे पास आएंगे, हम ब्रोकर को पकड़ेंगे। हम अगर आपको रिलीफ नहीं देते तो आप एससीसीपी के पास जाएंगे, वो आपको रिलीफ दे देगा। एससीसीपी आपको रिलीफ नहीं देता तो फिर आप कोर्ट्स मूव कर सकते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि ये सारे इदारे जो हैं कानून के फ्यूचर्स मार्केट एक्ट के तहत बने हुए हैं, पाकिस्तान की लेजिस्लेशन को फॉलो करते हैं, राइट? सही। सो कंपेयर टू दिस, ये जो क्रिप्टो के सारे ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस मार्केट करते हैं, इनका पाकिस्तान की रेगुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अभी रेगुलेटरी ऑडिट चल रहा है, पिछले 1 महीना हो गया। उसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ रखने पड़ते हैं। लेकिन जब आप किसी ऑनलाइन ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने जाते हैं, आपका 15 सेकंड के अंदर अकाउंट भी खुल जाता है। और उन्होंने ज़रिए भी बनाए हुए हैं पैसे मुल्क से बाहर भेजने के, पीयर टू पीयर। आप उन्होंने एजेंट रखे हुए हैं, आप उसको जाके पैसे देंगे या उसको ईज़ी पैसा करेंगे, वो आप पैसे आपके वहाँ पे उधर भेज देगा। तो ये सारा इलीगल काम है। आपके पैसे कभी फँस जाएँ, कोई इश्यू हो जाए, कोई रिकोर्स नहीं है आपके पास। बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो जो आसान काम होता है ना उसमें अ, लोग उसकी तरफ जल्दी राग़िब हो जाते हैं। अच्छा, देखें इसमें ब्रोकर्स का ये कहना है कि पीएमएक्स ने स्ट्रगल भी नहीं किया। अभी कोई रिसेंटली कोई सेल्स टैक्स लगा, उस पर भी गवर्नमेंट्स को पुश भी नहीं किया कि वो रैशनल करे उसको। ये उन्होंने मुझे बताया कि ओक्टा एफएक्स पे आप अगर कोई एक ट्रेड करते हैं तो शायद 30 रुपये आपकी पोस्ट आएगी, और यहाँ से करेंगे आप पीएमएक्स से तो 400 के करीब चली जाएगी पोस्ट, सारे मिला के। तो ये आखिरकार आपको मतलब मार्केट फोर्सेस भी होती हैं, तो अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ा-सा टेक्निकल सवाल है और उसका जवाब पता नहीं ऑडियंस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखें, पहले तो ये है कि इतना डिफरेंस नहीं होता ₹40 और ₹400। हमारी 1 लाख रुपए की ट्रेड के पीछे ₹9 हमारी एक्सचेंज की फ़ीस होती है, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है कि अगर आप वो 10 लाख की कर रहे हैं तो वो ₹90 हो जाएगी, करोड़ रुपए की कर रहे हैं तो ₹900 हो जाएगी।
तो एक तो ये कि ये परसेंटेज होती है कि आप ट्रेड कितनी कर रहे हैं, तो जो 40 रुपये और 400 रुपये आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसकी है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम चूंकि रेगुलेटेड एंटिटी है, हम सारी फीस डिस्क्लोज करके लेते हैं। ठीक। हम आपको बताएंगे ये एक्सचेंज की फ़ीस है, ये ब्रोकर की फ़ीस है, ये सिंध सर्विस टैक्स है, ये एससीसीपी की फ़ीस है, ये एसजीएफ की फ़ीस है, आईपीएफ की फ़ीस है, एक-एक चीज़ लिखी होगी, उसको एक्सप्लेन करके हम देंगे। अच्छा, ये जो अनरेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म होते हैं ना, इनके पास एक चीज़ होती है स्लिपेज। वो आपको फ़ीस दिखाएँगे बड़ी कम है, जिस तरह आपने कहा लेट्स से ₹40 है, अब अगर हम ₹9 ले रहे हैं, लेट्स से हो सकता है वो ₹4 ले रहे हों। ऐसा होता नहीं है, हम अगर 9 ले रहे हैं तो हो सकता है वो 6 या ₹7 ले रहे हों। लेकिन जो बाकी के पैसे हैं ना, वो स्लिपेज में लेते हैं। आप जब उनसे कोई चीज़ खरीदते और बेचते हैं ना, तो वो प्राइस के अंदर जो सोर्स प्राइस आ रही होती है, उसके ऊपर अपनी स्लिपेज ऐड करके आपको बेचते हैं। आपको एहसास नहीं होता। यहाँ तो हमने आपको बता दिया ना कि ये जो आप पैसे दे रहे हैं, ये इन 5-6 एंटिटीज़ को जा रहे हैं, इस वजह से हम ले रहे हैं। वहाँ पे आपसे बताएँगे ₹6 है, लेकिन हो सकता है आपसे ₹15 एक्स्ट्रा स्लिपेज में ले रहे हों, जो आपको नज़र नहीं आएगी। पीछे से चीज़ आई ₹100 की, उन्होंने आपको ₹103 की बेच दी। ठीक। या ये होता तो सेंटों के अंदर है। सो ये जो होता है, ये स्लिपेज होता है। फिर वो स्प्रेड्स में पैसे बनाते हैं। आपने बाय किया, सेल किया, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं उनसे कमीशंस लेते हैं, किकबैक्स लेते हैं। तो यही मसला है कि जब आप एक रेगुलेटेड इदारे के अंदर काम करते हैं, रेगुलेशंस के तहत काम करते हैं और आपको सारा कुछ हम बता के देते हैं, आपको लगता है यार ये आप बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। लेकिन यही हम सारी फ़ीस ख़त्म कर दें, मैं आज अपनी सारी फ़ीस अगर ख़त्म कर दूँ और स्लिपेज में ऐड करना शुरू कर दूँ, तो आपको लगेगा, आप जब ले रहे होंगे तो आपको चीज़ महँगी मिलेगी, जब बेच रहे होंगे तो आपकी सस्ती बिकेगी। लेकिन आप कहेंगे जी कि एक्सचेंज ने मेरे से फ़ीस कोई नहीं ली। हमारे मुल्क के मिनिस्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि 20 मिलियन 30 मिलियन यूज़र्स हैं जो ये बाइनेंस वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं। 20-30 अरब डॉलर महीनों के हिसाब से अपैरेंटली बाहर जाते हैं इन प्लेटफ़ॉर्म्स के। तो ये हमारे मुल्क की इकॉनमी के ऊपर एक ड्रैग है। वी हैव टू स्टॉप इट। तो एफआईए जैसे इदारे जिनके पास इन्फोर्समेंट की पावर है, उनको ये ये जो इलीगल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इनको बंद कराना चाहिए। ये बाइनेंस को रजिस्टर करने को कहते हैं। ठीक, ले आएँ कुछ तो गवर्नमेंट भी कमाएगी और फिर वो एक फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएगा। तो अगर ऑक्टा एफएक्स जैसी एप्लीकेशंस को भी इस तरह से करते हैं तो कोई फिर पीएमएक्स को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्या होगा? देखिए, हमारा हम कंपटीशन से नहीं डरते। अच्छा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी इस मुल्क के अंदर काम करे वो उसी रेगुलेटरी अम्ब्रेला के अंदर काम करे जो हम पे जिसका इतलाक होता है, राइट? लेवल प्लेइंग हाँ, फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड हो सारों के लिए। सही। एक को अगर आपकी कोई कंप्लायंट कॉस्ट नहीं है, कोई रेगुलेटरी कॉस्ट नहीं है, कोई एससीसीपी की फीस नहीं है, आपने कोई सेटलमेंट गारंटी फंड नहीं आपने बनाना, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड नहीं आपने बनाना, और ब्रोकर्स के थ्रू नहीं आपने जाना, आप डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सही। और दूसरी एंटिटी को आप कह रहे हैं कि नहीं, आप खुद नहीं कस्टमर के पास जा सकते, आप ब्रोकर के थ्रू जाएंगे, ब्रोकर ज़ाहिर है अपनी कमीशन उसमें ऐड करेगा, आपने एससीसीपी को भी फीस देनी है, आपने सेटलमेंट गारंटी फंड भी देना है, आपने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी देना है, आपने आर्बिट्रेशन भी जल्दी जल्दी करनी है, लोगों के मसले भी फटाफट रिजॉल्व करने हैं, कोई इशू भी नहीं आना चाहिए, ट्रेड अगर गलत होती है उसको भी आपने हैंडल करना है। तो वो फिर एक अनइवन प्लेइंग फील्ड हो जाती है। सही। हमारे मुल्क के अंदर आके मुल्क के कानून के तहत रजिस्टर करके जो भी काम करे वो दैट्स फाइन। आप तो उसके भी रेगुलेटर हो जाएँगे ना? ऑक्टा एफएक्स में अगर आपने फ्यूचर्स और कमोडिटीज़ का काम करना है तो वो एससीसीपी उसका रेगुलेटर होगा। सही। और वो डिपेंड करता है ऑक्टा एफएक्स एज अ ब्रोकर आता है या एज एन एक्सचेंज आता है। अच्छा। अगर एज अ ब्रोकर आएगा तो फिर वो हमारा ब्रोकर बन सकता है, सही। क्योंकि और तो कोई कमोडिटी एक्सचेंज है नहीं। सही। अगर एज एन एक्सचेंज आता है तो फिर एससीसीपी से एक्सचेंज का लाइसेंस ले सकता है, ठीक है। तो फिर वो अपने ब्रोकर्स को वो खुद रेगुलेट करेगा। सही। तो दूसरे मुल्कों में ये काम कैसे करती हैं? एक से ज़्यादा एक्सचेंजेस होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं, एक ही तरह की? बिल्कुल होती हैं। अच्छा। अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, चाइना में हैं, इंडिया में हैं, हर जगह होती हैं, मल्टीपल एक्सचेंजेस एग्ज़िस्ट तो करती आप हैं। जैसे आप गवर्नमेंट एंटिटी हैं, ऑटोनॉमस? हम गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंटिटी हैं, ठीक। बट ओनरशिप हमारी नेशनल बैंक की है, ज़राई तरक्याती बैंक की है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है, एलआईसी फाइनेंशियल सर्विसेज, पाक कुवैत कंपनी, तो 7-8 शेयर होल्डर हैं।
लेकिन वी वर फॉर्म्ड एज पर द फ्यूचर्स मार्केट एक्ट। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर मार्केट्स की आपने बात की, तो इस पे ब्रोकर्स का कहना है कि वो कोई इतने ऑप्शंस उसमें भी कम है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को तो बहुत ही ना होने के बराबर है, और सिल्वर और एल्युमिनियम तो है ही नहीं शायद, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। देखिए, अब हमारे पास तकरीबन इस वक्त 60-70 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लाइव हैं। उसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, एल्युमिनियम भी है, प्लैटिनम भी है, प्लेडियम भी है, क्रूड ऑयल भी है, ब्रेंट भी है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आप पाकिस्तान में रहते हुए रुपए को इस्तेमाल करते हुए नैस्डैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डाउ जोन्स में कर सकते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में कर सकते हैं, फुटसी में कर सकते हैं, निके में कर सकते हैं, जो जापानीज मार्केट है, राइट। तो बहुत सारे लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं है। तो प्रोडक्ट्स तो हमारे पास बहुत बहुत हैं, और काम भी हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे इस साल की एवरेज जो 50 से 60 अरब डेली की चल रही है, राइट। तो काम भी हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं। इनकी प्राइस डिस्कवरी जो है वो इंटरनेशनली होती है, राइट। हम अब लोकल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें, जैसे गोल्ड हमारा लोकल प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस करा है, इसकी फिजिकल डिलीवरी होती है, उसकी प्राइस डिस्कवरी भी लोकल हो रही है। हमने चावल इंट्रोड्यूस करा है 86, क्योंकि वो एक्सपोर्ट होता है, उसका हमें मार्केट मेकर मिला। अभी मंडे को हमारा मेज़ मकई का सीज़न आया, हमारा मकई का कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हो जाएगा। गंदम का कॉन्ट्रैक्ट हमने लिस्ट किया पंजाब गवर्नमेंट के लिए, होपिंग कि पंजाब गवर्नमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को इस्तेमाल करते हुए बाइंग एंड सेलिंग करेगी, लेकिन उन्होंने अपनी वीट पॉलिसी पता नहीं क्या रिवर्स करके दोबारा से वो पुरानी लेके, तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन वीट आप ट्रेड कर सकते हैं। आप इमेजिन करें, गंदम की आप कभी आपको मौका मिले गंदम की कीमत का एनालिसिस कीजिएगा। अप्रैल मई के अंदर 25-30 मिलियन टन गंदम हर साल एकदम से 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर बाजार में आ जाती है। जब 25-30 मिलियन टन गंदम आएगी बाजार के अंदर, और बाजार की खपत टोटल महीने की लगभग 2 मिलियन टन है, तो क्या होगा? कीमत गिरती है। अच्छा। अब बाकी साल वो सारी गंदम इस्तेमाल होनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मैंने अगर ये डेटा पहले देखा होता तो मैं तो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट ही ना करता, मैं तो गंदम में इन्वेस्ट करता। आप अप्रैल मई में गंदम खरीद के रख लें, दिसंबर में उसको बेचें। पिछले साल क्या हुआ है? अप्रैल मई में 2400 रुपये मन गंदम बिकी है, सारी गंदम 30 मिलियन टन 2400 रुपये से नीचे बिकी है, 2000 से लेकर 2400 रुपये मन। ठीक है। नवंबर दिसंबर में कितने की बिकी? 4800 रुपये मन, डबल कीमत। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में जो आप मुझे बताएं एक साल के अंदर पैसा डबल? एक साल भी क्या, अप्रैल से लेके नवंबर में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 महीने के अंदर पैसे आपके डबल करती है। बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट है? इसीलिए जो वो लोग बेचारे एहतजाज कर रहे होते हैं इंटरनेट पे के एक पिज़्ज़ा की कीमत के बराबर एक मन गंदम बिक रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? ये आपको मुझे ये बात नहीं पता चलेगी, ठीक है? मुझे पता है क्योंकि हम ये फार्मिंग शार्मिंग के हैं, तो पता है। लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी। अगर आपको बात ये पता भी हो ना, आप गंदम खरीद नहीं सकेंगे। हाँ, कैसे खरीदेंगे मुझे बताएं आप? सही कह रहे हैं। या तो आपको किसान दोस्त हो जिससे जाके आप गंदम उठाएं, तो वो तो आपको कहेगा भाई ये गंदम है, हार्वेस्ट कर लिए, ये धड़ा पड़ा हुआ है, ले जाओ। आप गंदम के धड़े का क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल मुझे यही दिलचस्पी है कि बैक एंड पे आप क्या कर, आपका सिस्टम आपके कैसे काम हाँ, करते हैं एग्जैक्टली। कि हाँ। देखिए, मसला ये है कि हम गंदम की ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते? यही मसला है कि गंदम का धड़ा पड़ा हुआ है, आपने जाके ले लिया, अब आप इसको क्या करेंगे? वहाँ बारिश हो गई, ख़राब हो गया, चूहे आ गए खेत में, ख़राब हो गया। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक से कवर कर देंगे, उसमें भी 8-10-20% आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो पूरी दुनिया में जहाँ पे लोग लोकल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ ट्रेड करते हैं, वहाँ पे स्टोरेज का बड़ा वाइड और फेडरेटेड निज़ाम होता है। अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया, चाइना, जितने मुल्क हैं जो ज़राअत ये गल्ला पैदा करते हैं, अगर 100 दाना गल्ला पैदा करते हैं तो 80 से 120 दाने गल्ले की उनके पास स्टोरेज होती है। अच्छा, ठीक। 80 टू 120%। हमारे मुल्क के अंदर 60 मिलियन टन गल्ला पैदा होता है। 60 मिलियन 60 मिलियन टन। तो हमारी स्टोरेज कितनी होनी चाहिए? तो 80 मिलियन टन होनी चाहिए या होनी चाहिए ना। 60 तो होनी ही चाहिए।
हम 80% भी रखें, अगर 120% नहीं जाते, 80% भी रखें, तो हमारे कम से कम हमारे पास 40-50 मिलियन टन की स्टोरेज होनी चाहिए मुल्क पे। है कितनी? मुझे कोई आइडिया। अंदाजा लगाएं, गेस करें। 20। 3.5 लाख टन। अच्छा, नॉट इवन 1 मिलियन। 50 मिलियन टन की जरूरत है। हाँ। 3.5 लाख टन की अक्रेडिटेड स्टोरेज है, जिसके ऊपर ये मोहर लगी है कि इसके अंदर अगर आप गल्ला रखेंगे तो वो सेफ है, सिक्योर है। इसके हम वेयर हाउसेज ओनर्स को जानते हैं, और इसके अगेंस्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद इशू हो जाएगी, जिसको आप खरीद बेच सकते हैं। ठीक है। वैसे कहने को 5 मिलियन टन की स्टोरेज है, वो भी पथेटिक है, यानी कि 50 मिलियन होनी चाहिए, 5-6 मिलियन टन हमारे पास टोटल है। लेकिन उन 5-6 मिलियन टन में क्या शामिल है? 2 मिलियन टन ये गवर्नमेंट की स्टोरेज है, जो बेसिकली थड़े हैं, या दीवार टूटी हुई है, या छत टूटी हुई है, लीक होती है, या ये फीड मिलों के साइलोज हैं, वो तो ज़ाहिर है साइलोज हैं तो वो ज़रा अच्छी कंडीशन में होंगे। लेकिन जो अक्रेडिटेड स्टोरेज है, जो जिसको नेमत कोलैटरल मैनेजमेंट कंपनी है, एससीसीपी रेगुलेटेड, जो वेयर हाउसेस को बेसिकली ऑडिट करती है, और उनको बेसिकली स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देती है कि ये साफ सुथरी वेल मैनेज स्टोरेज है, वो सिर्फ 3.5 लाख टन है। तो 0.5% आपका रफली, लेस देन 1% आपके पास एक्चुअल एक्रेडिटेड स्टोरेज आपके मुल्क के अंदर। इस वजह से हम ये मसले मसाइल में फंसते हैं। ठीक है, ठीक। हम 30 मिलियन टन गंदम पैदा करते हैं, आप यकीन जानिए 10 मिलियन टन हमारी ज़ाया हो जाती है। ऐसे। वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, 10 से 15% हमारा गला ज़ाया होता है, 30 से 35% हमारा फ्रूट वेजिटेबल ज़ाया होता है। एक ऐसा मुल्क जो बाहर के मुल्कों से जाके भीख मांग रहा है सही कि है। हमें कर्जा दे दें, कर्जा दे दें, कर्जा दे दें। ये बताएं कि जो होर्डर्स हैं वो कैसे होल्ड करते हैं, वो उनके पास फिर क्या बंदोबस्त है? और ऑफ कोर्स वो आपके पास तो होड आएंगे नहीं मेरे ख्याल में, नहीं, रजिस्टर देखिए, होने के लिए होर्डर्स यहाँ। होर्डर्स क्या करते हैं? अच्छा, इस अपॉर्चुनिटी को कोई ना कोई तो खरीद रहा है ना गंदम। हम्म। 30 मिलियन टन गंदम बाजार में आ रही है अप्रैल मई में, तो कोई ना कोई तो खरीद के बेच रहा है ना पूरे साल, फीड ये फ्लावर मिलों को। ये लोग होते हैं जिनके पास ये आड़ती होते हैं, या कुछ लोग इनको होर्डर्स कहते हैं। वो किसी भी तरीके से व्यापारियों वगैरह के साथ उनका अरेंजमेंट होता है कि तुमने फलाने वार्ड में जाके जितनी गंदम है इकट्ठी करके मेरे पास लेकर आनी है। इन्होंने अपने कच्चे पक्के जैसा भी है स्टोरेज का अपना निज़ाम बनाया होता है। ज़्यादातर ये गंजियों में स्टोर करते हैं। नीचे सीमेंट की बोरियां या ईंटें लगी होती हैं, ऊपर गंदम रखते हैं, ऊपर तरपाल वगैरह डाल देते हैं। एक्सपोजर लेते हैं, रिस्क लेते हैं। बारिश हो गई तो ज़ाया होगा, वैसे ही ह्यूमिडिटी वगैरह बढ़ गई तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, चूहे वगैरह पड़ गए तो ठीक है ज़ाया होगा, वो रिस्क लेते हैं ये। लेकिन उससे फ़ायदा उठाते, देखिए ना आप, 2400 रुपये की गंदम लेके 7 महीने के अंदर अंदर उसको 4800 की बेच रहे हैं। आप उसके ऊपर 10% अपनी ज़ाया कर दें, 20% आप अपनी आप हैंडलिंग स्टोरेज लॉसेस की आप कीमत लगा लें, तो फिर भी सही। 80% आपका मुनाफा 7 महीने के अंदर हो रहा है। सही। लेकिन ये आप पर मैं नहीं कर नहीं सकते, कर क्योंकि सकते। उनके पास कनेक्शंस हैं व्यापारियों के, उनसे वो गंदम इकट्ठे कर लेते हैं। उनके पास निज़ाम है, खुला रकमें हैं जिसके ऊपर वो गंदम स्टोर कर लेते हैं। फिर जब बेचनी होती है तो फ्लावर मिल वालों के साथ उनके राब्ते होते हैं, उनको वो बेच देते हैं ऐसा ऐसा करके। तो इस तरीके से निज़ाम चल रहा है। जो ये मैनेज कर सकता है वो टिका के पैसे बनाता है। यानी उसमें मेन जो की चीज़ है वो है स्टोरेज। हाँ, स्टोरेज। स्टोरेज है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि आप किसान को, जब उसने गंदम पैदा की है, मकई पैदा की है, चावल पैदा किया, जो भी है, उसको हम 3 ऑप्शंस देते हैं। हम उन्हें कहते हैं यार मंडी में जाके फौरी तौर पे बेचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। उसने बेचना क्यों होता है? क्योंकि बेचारे के पास पैसा नहीं होता। सही। उसने अगली फसल की इनपुट खरीदनी होती है। तो हम उसे कहते हैं यार बजाय इसके कि तुम मंडी जाके इसको बेचो और औने पौने जो भी तुम्हें दाम मिलता है अभी तुम लो, तुम ऐसा करो कि तुम क्लोजेस्ट अक्रेडिटेड वेयर हाउस पे चले जाओ, जिनका हमारे से राब्ता है, हमें पता है कि उसके वेयर हाउस ओनर अच्छे लोग हैं, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया मीट किया हुआ है, वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक वेयर हाउस बिल्ड हुआ हुआ है, उसके अंदर सिक्योरिटी का निज़ाम है, उसके अंदर इंश्योरेंस का निज़ाम है, उसके अंदर पेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम है, उसके अंदर मॉइस्चर मैनेज करने का निज़ाम है। तो इन वेयर हाउस में जाओ, अपनी गंदम वहाँ पे जमा करवाओ। वहाँ पे तुम्हारी गंदम को वे किया जाएगा, ग्रेड किया जाएगा,
और तुम्हें एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद इशू हो जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर, जो कहेगा कि आरएफ के पास 30 टन गंदम है। अब आरिफ के पास 3 ऑप्शन हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि उसकी जो गंदम है एक सेफ जगह के अंदर चली गई है, अब उसे टेंशन कोई नहीं है। अब वो फौरी तौर पे चाहे तो बेच दे पीएमएक्स के ऊपर, माई मोबाइल ऐप में जाए और कहे जी कि मैंने ये 30 टन गंदम बेचनी है, जो भी प्राइस चल रही होगी एक्सचेंज के ऊपर वो उसको मिल जाएगी। सो पहला फ़ायदा तो उसे ये होगा कि अगर फौरी तौर पे भी उसने बेचनी है तो उसको कीमत वो मिलेगी जो पूरे पाकिस्तान में डिस्कवर हुई होगी। अच्छा ठीक। वरना आप अगर लेट्स से राजा जंग के अंदर आपकी ज़मीन है, आपको कसूर की, रायवंड की, लाहौर की मंडी आपको तकरीबन एक जितना फासला है। रायवंड में आपको रेट कुछ और मिलेगा, कसूर में आपको रेट कुछ और मिलेगा, लाहौर की मंडी में आपको रेट कुछ और मिलेगा। ठीक है। अगर आपकी आड़ती के साथ अच्छी रिलेशनशिप है, आपको 2-4 रुपए ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आपकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, वो आपसे हो सकता है 5-6 रुपए आपसे मज़ीद कम कर लें। आपसे मुंशियाना लेंगे, आपसे चुंगी के पैसे लेंगे, आपसे पल्लेदारों के पैसे लेंगे। हमारे पास क्या है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 50-60 अरब रुपया रोज़ का लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग बटन दबा के आप गंदम खरीद सकते हैं। आपको पता है यार, पिछले 5-6 साल का डेटा मैंने देखा है, अप्रैल मई में सस्ती होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में जाके महंगी हो जाती है, तो मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन ना आप व्यापारियों को जानते हैं, ना आपके पास स्टोरेज का कोई निज़ाम है, ना आपके पास फ्लावर मिल्स के कॉन्टैक्ट हैं। आप इधर जाते हैं, आप कहते हैं यार ये 30 टन गंदम मैंने खरीदनी है। आपने पैसे जमा करवाए, टक करके बटन दबाया, आपने गंदम खरीद ली, दैट्स इट। आपने और कुछ नहीं करना। अब वो गंदम पड़ी हुई है क्रेडिट वेयर हाउस के अंदर। वो जो इलेक्ट्रॉनिक रसीद थी, पहले आरिफ के नाम थी, अब हमने उसको आपके नाम पे कर दिया। ठीक है। अब आपने इंतज़ार किया, आपके पास कैपेसिटी है, आपसे होल्ड कर सकते हैं। फार्मर के पास तो कैपेसिटी नहीं थी, उसको अगली फसल के लिए पैसे चाहिए तो उस बेचारे ने तो बेच दिए। अब आप होल्ड कर सकते हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं कीमत 10% ऊपर जाए, 20% ऊपर जाए, 30% ऊपर जाए। अब जिस तरह टिपिकल होता है कि अगर एकदम से प्राइस 10 रुपये बढ़ जाती है तो आप कहेंगे यार अभी बेच दो, नवंबर तक कौन इंतज़ार करे। आहिस्ता आहिस्ता जाती है तो हो सकता है आप नवंबर तक वेट करें। जब आपको कीमत पसंद आई, आपने बटन दबाया, सेल का, बिक गई। किसी और ने खरीद ली आपसे, उसने 2 महीने और रखी, उसने तीसरे को बेच दी, तीसरे ने चौथे को बेच दी। एंड में किसी फ्लावर मिल वाले ने एक्सचेंज के ऊपर आगे खरीद ली। जब फ्लावर मिल वाले ने खरीदी और इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद मदीना फ्लावर मिल वाले के नाम पे, वो कहेगा यार मैं तो इसकी डिलीवरी लूँगा, मैंने इसको रखना नहीं है। सही। वो क्रेडिट वेयर हाउस जाएगा, अपना क्रेडेंशियल वगैरह देगा, रसीद नंबर देगा, उसको हम कहेंगे ये 30 टन गंदम है, ये आप ले जाएं ट्रक पे लोड करके। ठीक है। अब फार्मर ये एक ऑप्शन होगी फार्मर के पास कि फौरी तौर पे बेचते हैं। दूसरी ऑप्शन फार्मर के साथ, हमारे बैंकों के साथ जो पार्टनरशिप्स हैं, हम फार्मर को कह रहे हैं कि यार तुम गंदम अपने पास ही रखो, लेकिन ये गंदम अगर 10 लाख रुपए की है तो तुम हमारे पार्टनर बैंक के पास जाओ, जो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद है उसके ऊपर बैंक अपना प्लेज मार्क करेगा और तुम्हें 10 लाख की गंदम है तो तुम्हें 7-8 लाख रुपए दे देगा कर्जे के तौर पे। तुम उससे जाके अपनी अगली फसल लगाओ। अच्छा, अब ये तुमने, बैंक हो सकता है आपसे 15% इंटरेस्ट चार्ज करे, 10% चार्ज। पिछले साल हमने पंजाब गवर्नमेंट को कन्विंस किया था कि वो 6% के ऊपर लैंडिंग करे। हाँ, तो 50% इंटरेस्ट की सब्सिडी दे रहा था पंजाब गवर्नमेंट। तो खैर वो गवर्नमेंट करती है नहीं करती वो तो और बात है। लेट्स से आपको 15% के ऊपर कर्जा मिलता है। अब 15% पे आपको कर्जा मिला, वो आपने दिया, कीमत हो गई आपकी डबल नवंबर में जाके। उस वक्त आके आपने अपनी गंदम बेची, 15% आपने बैंक को दिया, 10% आपने स्टोरेज वाले को दिया, बाकी 30-40% आपने अपनी जेब में डाला। अब देखिए फार्मर की जिंदगी कैसी बदल जाएगी। स्टोरेज वाले को क्यों देगा? देखिए जब स्टोरेज आपकी गोदाम में पड़ी होती है, क्रेडिट वेयर हाउस में पड़ी होती है, वो आपसे चार्ज करते हैं ना, मुफ्त में तो ये नहीं तो स्टोर। आप कह रहे हो वो अपने पास रख रहा है फिलहाल। नहीं नहीं, क्रेडिटेड वेयर हाउस में रख रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, वेयर सेल नहीं हाउस, कर रहा। वेयर हाउस मोहम्मद अली का है। ओके ठीक है, सेल नहीं हम कर रहा हाँ, फिलहाल, सेल नहीं लेकिन कर रहा, रखा हुआ गोदाम में रखा है। हुआ ना, ठीक है मलकियत उसकी है। सही। तो उसने मोहम्मद अली के गोदाम में रखा हुआ है, वो उसे कह रहा है मैं तुमसे 25 रुपए बोरी का लूंगा 1 महीने का। सही। ठीक है ना। तो उसने भी तो अपना कारोबार चलाना है ना, वो हाँ गोदाम वो खोल के नहीं, वो बैठा ठीक हुआ है, है। मुझे हाँ। लगा कि वो फार्मर के पास ही रखी है, लेकिन हाँ उसके पास नहीं तो नहीं, जगह नहीं फार्मर अपने पास तो रख के कुछ नहीं कर सकता ना। इलेक्ट्रॉनिक्स रसीद इशू करवानी है तो क्रेडिट स्टोरेज में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब वो बैंक से जाके उसने कर्जा लिया, 6 महीने बाद उसने गंदम बेच दी। पहले वो जो फार्मर ने 2400 रुपये
₹2200 की लेट्स से उसकी कॉस्ट आई थी, ₹2400 की बेच के उसने ₹200 गंदम के पीछे ₹200 मन कमाना था, अब हो सकता है वो ₹1000 मन कमा ले इस सिस्टम से, राइट? तो अब सोचिए उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज़ अगर उनको फौरी तौर पे भी नहीं बेचना और कर्ज़ा भी नहीं लेना और उनके पास अगली फसल के पैसे हैं किसी भी तरीके से, तो जितना देर उनका दिल करता है क्रेडिटेड वेयर हाउस के अंदर गंदम रखी रखें। जब कीमत उनको पसंद आए एक्सचेंज के ऊपर हर सेकंड कीमत आ रही होती है, जब उनको कीमत पसंद आई उसने बटन दबाया और बेच दी, पैसे उनके अकाउंट में आ गए, बात खत्म। तो ये निज़ाम है जो मॉडर्न निज़ाम है। जो मंडियों का निज़ाम है वो 1897 का, वो बरार कॉटन एक्ट और ग्रेन मार्केट एक्ट जो प्री पार्टीशन का बना हुआ है। आप यकीन जाने हमारा जो इस वक्त मंडियों का कानून है वो वही कानून है, हाँ सही है। 90% वही है। मैंने इस पे स्टोरी की थी कुछ अर्सा पहले कि जो डिजिटलाइजेशन है उसने कोई डेंट डाला ही नहीं इस सिस्टम। या और बिल्कुल। ये जो नए नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े अभी आए, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो बेचारे नॉट इवन 1%। अच्छा, अब कानून में चेंज करवा ली हुई है अच्छा प्राइवेट मंडी की, लेकिन रेगुलेशन नहीं बना रहे। मैं यही मैं कहने वाला था कि जो आपका सिस्टम है उसका जो इम्पैक्ट है वो तो बहुत बड़ा है, बड़ा लार्जर है। या ये जो ट्रेडिंग से सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, उसका इकोनॉमी पर एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, वी एग्री। और अभी हम सिर्फ गंदम की बात कर रहे हैं, अभी हमने मकई की बात नहीं की, अभी हमने चावल की बात नहीं की, अभी हमने चीनी की बात नहीं की, अभी हमने चने की बात नहीं की, मुंजी की बात नहीं की अभी हमने। तो दिस इज रेवोल्यूशनरी, दिस इज द रीज़न आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस। इसीलिए हम दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा माफिया है जो इसको रेजिस्ट कर रहा है, जो इसके अगेंस्ट चल रहा है, जो पॉलिसीज़ को रिवर्ट करा देता है। आप स्टोरी करें ना, पंजाब गवर्नमेंट ने एक साल फैसला करता है कि हम ये गंदम शंदम नहीं खरीदा करेंगे, अब पिछले साल क्यों दोबारा कह दिया? वो नाक ऐसे पकड़ लिया उन्होंने, हम नहीं खरीद रहे, प्राइवेट सेक्टर की 11 कंपनी हैं वो खरीदेंगे लेकिन पैसे हम उन्हें देंगे। स्टोरी करें इस पे आप। स्टोरी ऐसे ये मुझे पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो उसमें होती रहती है जो है ना, वो छोटी छोटी होती रहती है लेकिन एक बिग पिक्चर को प्रेजेंट करने वाला। आपसे मुझे एक अंडरस्टैंडिंग मिली है तो करते हैं इंशाल्लाह। करें हम स्टोरी इस पे। स्टोरीज तो होती रहती हैं। अगर गवर्नमेंट निकल जाए हाँ, तो क्या होगा? वही होगा जो चावल के साथ हुआ था। पहले राइस कॉर्पोरेशन था ना पाकिस्तान का, गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी बाइंग सेलिंग के अंदर, गवर्नमेंट निकल गई, कुछ हुआ चावल को? चावल की सनत कितनी बढ़ गई है, 4-5 अरब डॉलर की अब हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं। यही होगा गंदम के साथ भी। लेकिन फिर आवाम की पहुंच से भी तो निकल जाएगी ना। नहीं निकलेगी यार, चावल निकले आपकी पहुंच से बाहर, खा रहे हैं ना आप पूरी दुनिया में। देखिए, आप जब मार्केट का आप ओपन कर देते हैं ना, आप पूरी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। अब पूरी दुनिया में अगर आज के दिन दुनिया में गंदम पाकिस्तान से सस्ती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी गंदम दुनिया से महंगी हो जाए। चले शुगर को लेते हैं केस स्टडी, उसको डीरेगुलराइज कर देगा गवर्नमेंट। हाँ, क्या हो? इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक हो जाएगी। अच्छा सही। ये जो सारे हमारे होते हैं, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इंपोर्ट हो गया, फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे। देखिए, आप अगर चीनी ये शुगर मिल वाले, दुनिया में एक प्राइस चल रही है चीनी की, सही। शुगर मिल वाले उससे ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते रहे। ठीक है। शुगर मिल वालों को पता है कि यार दुनिया में कीमत ये चल रही है, अगर इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, वट जो भी है। अब शुगर मिल वालों ने अपना कारोबार भी चलाना है, उनको भी पता है यार मैंने अगर चीनी फॉर एग्जांपल 140 रुपए किलो मैंने बेचनी है, तो मैं इतने तक खरीद सकता हूँ, ठीक है? तो उसने खरीदेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि शुगर मिल अपनी मिल बंद कर देगी, उसने कारोबार चलाना है। ये जो सप्लाई एंड डिमांड के डायनामिक्स हैं, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। हम इसके सिर्फ चीनी के हवाले से क्यों ये सोचते हैं, हम मकई के हवाले से क्यों नहीं ये सवाल पूछते हैं? एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे इस तरीके से तो नहीं मैंने देखा, लेकिन जब स्टोरीज की तो मुझे पता चला कि एक बिजनेसमैन को थोड़ा निकालें तो बायर सेलर जो किसान है और फिर जो शहर में बैठा हुआ उसका बायर, इनकी इनडायरेक्टली टसल होती है, या दोनों के उसको दोनों, ये किसान को अगर प्रॉपर कीमत नहीं मिलेगी तो वो दोबारा क्यों उगाएगा। अच्छा, बायर की वॉइस ज्यादा स्ट्रांग है तो ज्यादा उठती है, किसान को आमतौर पे उसकी वॉइस उठती नहीं है।
तो ये एक में उसमें जो बैलेंस है उसका बड़ा एक इशू रहता है। तो उसमें फिर ये वो कैसे रहेगा कि हाँ इन दोनों को, बायर को भी चीज़ मुनासिब मिल रही है लेकिन किसान को भी मिल रही है प्राइस। देखिए, मैं आपको गंदम का एग्जांपल देता हूँ। गंदम का ये क्लासिक केस है। एक तरफ हार्वेस्ट के टाइम पे गवर्नमेंट कहती है किसान को पैसा मिलना चाहिए, किसान को पैसा मिलना चाहिए, अपनी मेहनत का, अपने खून पसीने का सारा कुछ। तो उससे महंगी गंदम खरीदो। अच्छा, जब गंदम खरीदी जाती है फिर कहते हैं रोटी सस्ती होनी चाहिए, रोटी सस्ती, रोटी नहीं महंगी होनी चाहिए। ठीक है, ये इसी की आप बात कर रहे हैं ना, कि एक तरफ किसान है जो कहता है कि मेरी गंदम की कीमत ज़्यादा मिले, गंदम की कीमत ज़्यादा होगी, आटा महंगा होगा, आटा महंगा होगा, रोटी महंगी होगी। तो जो रोटी कंज्यूम करने वाला है उसको रोटी महंगी मिलेगी। लेकिन आप कहते हैं कि रोटी भी नहीं महंगी करनी, रोटी भी आपकी 15-16 रुपए की रहनी चाहिए और किसान को भी ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। ये हो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, अब इसका हल क्या निकाला गवर्नमेंट ने? अप्रैल के अंदर वो गंदम खरीद लेती है, फिर उसको सब्सिडाइज करती है और सस्ता बेच देती है फ्लावर मिल वालों को, ताकि रोटी 16 रुपए की रहे। रोटी की इकोनॉमिक्स ये हैं, इस साल के जो नंबर्स हैं, अगर आपकी गंदम तकरीबन 3,000 रुपये मन है तो रोटी 16 रुपए की वारा खाती है। 3,000 रुपये से नीचे अगर कीमत है तो आप आराम से रोटी 16 रुपए की दे सकते हैं। सही। 3,000-3,100 रुपये से अगर कीमत ऊपर जाएगी तो रोटी महंगी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अगर आप डेटा निकालें अप्रैल से लेके मार्च तक का, अप्रैल में गंदम सस्ती होती है तो रोटी 16 की बजाय हो सकता है 12 रुपए की हो। आहिस्ता आहिस्ता गंदम की कीमत बढ़ती है, रोटी की कीमत बढ़ना शुरू होगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आके हो सकता है कीमत 3800 रुपये हो जाए, 3900 रुपये हो जाए, रोटी हो जाएगी 18 रुपए की। तो आप अगर पूरे साल की एवरेज निकालें ना, आपने तो ये देखना है कि आपको एक साल की रोटी ऑन एवरेज कितने की पड़ी है। सही। शुरू में अप्रैल मई में अगर आपको 12-13 रुपए की पड़ी है और दिसंबर जनवरी में अगर वो आपको 18-19 रुपए की पड़ी है और अगर आपको एवरेज 16 रुपए की मिल रही है तो आपका मकसद पूरा हो गया। आप ये क्यों कहते हैं कि मार्च में भी 16 रुपए की हो और दिसंबर में भी 16 रुपए की रोटी हो? डजंट मेक एनी सेंस। आप इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, फ्री मार्केट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, राइट? तो जब आप अपनी, ये पूरी दुनिया में सदियों के बाद द वर्ल्ड मार्केट्स हैव रियलाइज्ड कि फ्री मार्केट इकोनॉमी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। मार्केट्स को अपना काम करने दें, वो एफिशिएंट होती हैं। कोई ना कोई ये सारे लाइसेंसेस बंद करें। ये भी हमारा मसला है ना। आप शुगर मिलों को, फ्लावर मिलों वालों को आपने लाइसेंस दिया हुआ है, रेंट सीकिंग इकोनॉमी है, इसी को कहते हैं ना। अब हमारे मिलों वाले जो हैं, वो कई उनमें से ऐसे हैं जो पुरानी, आज से 20-25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा है, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप इसको कंपटीशन इसमें होने दें। आप क्यों नहीं फ्लावर मिल लगा सकते? आप अगर आज फ्लावर मिल लगाएँगे, आप देखेंगे यार गंदम की कीमत ये पड़ रही है, मैं अगर एफिशिएंट फ्लावर मिल लगाता हूँ जिसकी बिजली की खपत भी कम है, जिसमें लेबर भी कम इस्तेमाल होती है, ऑटोमेशन ज़्यादा है, तो आप हो सकता है रोटी 12 रुपए की हो जाए आपकी। लेकिन आप वो कॉम्पिटिशन ही नहीं कराने देते। कॉम्पिटिशन इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मार्केट्स। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मार्केट्स। तो जब आप रोक के रख लेते हैं कि शुगर मिल भी ये 15 लोग सिर्फ लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता। फ्लावर मिल भी ये 900 लोग लगा सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं लगा सकता। तो फिर वो लेज़ी हो जाते हैं। कि इवन किसान पे भी ये इतलाक होता है इस बात का। जब आप किसान को कहते हैं यार हर साल मैं तुम्हें सपोर्ट प्राइस दूँगा, तुम सस्ती लगाओ, महंगी लगाओ, जैसे भी तरीके से भी गंदम लगाओ, मैं तुम्हें तुमसे 3500 रुपए मन खरीदूँगा। तो किसान कहता है ठीक है यार, मुझे एफिशिएंट होने की क्या ज़रूरत है? मुझे ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की क्या ज़रूरत है? मुझे सीडिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? मुझे हार्वेस्ट इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? आप यकीन जाने, अच्छा हार्वेस्टर आपका इस्तेमाल हुआ हो ना, तो आप कम से कम 10 से 15% ज़्यादा आपकी गंदम पैदा होगी। अब आप मुझे ये बताएँ, आप माशाल्लाह आपकी अच्छी जॉब है, अच्छा काम करते हैं, मैं अच्छा करता हूँ, आरिफ अच्छा करता है। आपको और मुझे रोटी 16 रुपए की क्यों मिलनी चाहिए? हाँ सही कह रहे हैं सर, ठीक है। मैं अपने ड्राइवर को भेजता हूँ रोटी लेने के लिए, तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर आता है, 6 किलोमीटर लगता है। इसका मतलब है तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल। वो 300 साढ़े 300 रुपए का पेट्रोल खर्चता है, जाके 4 रोटियाँ लेकर आता है घर के लिए, जो 16 रुपए की मिल रही है। क्यों? कोई तुक बनता है इस बात का?
लेकिन बहुत ज्यादा आपको मुझे सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। एक गरीब आदमी जो यहाँ पे चाय सर्व कर रहा है या जो 40,000 रुपए की मिनिमम वेज के ऊपर काम कर रहा है, उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी दें। और अब टेक्नोलॉजी के जरिए यार ये मुश्किल नहीं हो गया। ये आज से 20-30 साल पुराने के मसले थे कि लोगों को लाइनों में लग के राशन कार्ड के अगेंस्ट पैसे देने पड़ते थे या जो भी करना पड़ता था। आप हर बंदे का वॉलेट खोलें, हमारा वॉलेट के अंदर डायरेक्ट सब्सिडी करें। हमारे पास ऑलरेडी सर्वे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सर्वे हुआ है। आपको पता है कि कौन लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, उनको आप ज़रूर रोटी दें 16 रुपए की। लेकिन आपको मुझे क्यों दें? तो गवर्नमेंट का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। मैं आपको बताया ना कि हम 600 अरब रुपए की गंदम खरीदते हैं, फिर सब्सिडी भी देते हैं, उसके ऊपर उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बेयर करते हैं। 15-20% ये पिछले साल जब ये 600 जिस साल 600 अरब रुपए की गंदम प्रोक्योर हुई, 20% फाइनेंसिंग कॉस्ट थी। 20% फाइनेंसिंग कॉस्ट, 120 अरब रुपया सिर्फ फाइनेंसिंग कॉस्ट में गया। यही 120 अरब रुपया आप चंद मिलियन लोगों को जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो डिजर्व करते हैं, उनको आप डायरेक्ट सब्सिडी दे दें। इसके बहुत सारे हल हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा खांचा किस में लगेगा, हमारे पैसे किस में बनेंगे। अच्छा, इसमें बैंकिंग सेक्टर पे अगर बात करें तो कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ ये इससे भी पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। तो अब अगर बैंक्स को ही हुकूमत से ही मिल जाएंगे 120 अरब रुपए, तो क्या जरूरत है फिर दूसरी तरफ सोचने की उसको। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात। तो यही है हमारे हमारे मुल्क में। आप देख लें, आप बैंक्स की देख लें कि उनकी एसेट साइड पे क्या पड़ा हुआ है। ज़्यादातर बैंक्स के एसेट्स क्या हैं? गवर्नमेंट लोन है। 60-65% बैंक एसेट्स और गवर्नमेंट लोन्स। बाकी को 20% के करीब उन्होंने सेठों को, बड़ी कंपनियों को लैंड किया हुआ है। जो एसएमईज है या जो एग्रीकल्चर लोन है या एसएमई लोन्स हैं, छोटे कंज्यूमर लोन्स हैं, वो तो टाइनी फ्रैक्शन है, 10% से कम होगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बैंक कहता है कि भाई मैं मुझे बगैर को मेहनत किए हुए गवर्नमेंट मेरे पास आती है, मुझसे बोरो करती है रिस्क फ्री, और मुझे मेरा अपना स्प्रेड बन जाता है, सो उनको फिर मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो आप कंपटीशन कराएं बैंक। जब आप यकीन जानिए, जिस जिस दिन गवर्नमेंट ने बैंकों से बोरो करना बंद किया, बैंक्स खुद ही, क्योंकि दीज आर प्राइवेट कमर्शियली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, वो खुद ही बाहर निकलेंगे, आपको आगे ढूंढेंगे कि भाई कारोबार शुरू करो, मैं तुम्हें कर्जा देता हूँ, फसल लगाओ, मैं तुम्हें कर्जा देता हूँ, हार्वेस्टर से अपनी करवाओ, तुम्हें 10% तुम्हारी यील्ड बढ़ जाएगी, मैं तुम्हें कर्जा देता हूँ उसके लिए। लेकिन उनको करने की जरूरत ही नहीं है। चलो सर, ये टॉपिक जो है ना बाकी में, और आपका जो एक्सचेंज है ये भी बहुत वास्ट है, लेकिन एक थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए बिल्कुल सिंपल कर दें कि सबसे पहले तो ये कि क्यों एक बंदा करे, उसका क्या हो गया आए यहाँ पे ट्रेडिंग करे, क्या बेनिफिट है, और फिर कैसे करे, ये थोड़ा सा सिंपल कर। देखिए बहुत आसान है। हम पीएमएक्स जो है ब्रोकर्स के थ्रू काम करता है। हमारे 60-70 ब्रोकर्स हैं जिनकी लिस्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। आप pmx.com.pk पे जाएं, बिकम अ ट्रेडर का बटन क्लिक करें, होम पेज के ऊपर आता है, वो सारे ब्रोकर्स आपको लिस्ट कर देंगे। आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, अपना और अपना फ़ोन नंबर डालें, और जो ब्रोकर आपको पसंद है उसको शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर इन्फॉर्मेशन कर दें। आपकी इन्फॉर्मेशन सीधी ब्रोकर के पास चली जाएगी। ब्रोकर खुद ही आपसे रब्ता करेगा, आपका अकाउंट खोलेगा। अब हमने एक सहूलत कर दी है। पहले अकाउंट ओपनिंग थोड़ी सी मुश्किल होती थी, अब सिर्फ शनाख्ती कार्ड से आप 30 लाख रुपए तक का अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, 30 लाख रुपए तक का अकाउंट आपने खोला, अपने बैंक अकाउंट से आपने पीएमएक्स के पास जो आपका अकाउंट है उसके अंदर डायरेक्टली आपने पैसे ट्रांसफ़र करने, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की तो बहुत आसान है करना। अकाउंट आपका 1 मिनट के अंदर खुल जाएगा। पैसे ट्रांसफ़र करें, 30 लाख रुपए हमारे पास आ गए। हमारे पास 60-70 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करें, समझें, जानें ऑयल ऊपर क्यों जाएगा, ऑयल नीचे क्यों जाएगा, गोल्ड की कीमत ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सिल्वर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नैस्डैक ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, S&P 500 ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें। हमारी जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है वो दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर वेंडर्स ने बनाई हुई है, तो बहुत इस्तेमाल होती है, बहुत सारे ब्रोकर्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं। तो एक आसान सा प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप ट्रेड करें, अपनी पोजीशंस लें, बाइंग करें, सेल करें।
कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं, वो ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखते हैं। ये अब आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका प्री रिक्विजिट ये है कि यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। आज के दौर में यूट्यूब, एआई टूल, चैट जीपीटी, इन सारों के होते हुए आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि मुझे तो पता ही नहीं है कैसे करनी है ट्रेडिंग। मुझे तो यही नहीं पता कैंडल स्टिक क्या होती है, मुझे ये नहीं पता टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। ये सारी चीज़ें अब आपको, अगर आप करना चाहते हैं ट्रेडिंग सीरियसली, तो आपने पहले अपने आप को एजुकेट करना है इन चीज़ों के बारे में, और जिसके आपको 15,000 रिसोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन, बड़े ज़बरदस्त। हमारे अपने वेबिनार्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको आप गो थ्रू करें और फिर उसके बाद ट्रेडिंग करें आप। ट्रेडिंग इज़, उसमें नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्टली ट्रेड करते हैं। गोल्ड इज़ अ कमोडिटी। अगर आपने फ्यूचर्स वगैरह आपको नहीं समझ आती, तो कम से कम सोने में इन्वेस्ट करें, फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें। अपना एक, थिंक ऑफ इट एज अ सेविंग्स प्रोडक्ट, जिसमें आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं कई सालों तक, वो हम फिजिकली आपके बिहाफ के ऊपर लेके उसको सेफली सिक्योर करेंगे। जब आपको चाहिए होगा आप एक्सचेंज के ऊपर उसे बेच दें। आगे अभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ लेकर आ रहे हैं हमारे किसान भाई जो हैं, या छोटे व्यापारी हैं, या आड़ती हैं, फ्लावर मिल वाले हैं, हमारे पास अकाउंट खोल सकते हैं। गंदम की, चावल की, मकई की, चीनी की ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे पास। ये सारे अब फ्यूचर्स ये लिस्टेड हैं हमारे एक्सचेंज के ऊपर अब। सही। तो आप लोगों की वेबसाइट पे ही जाना होगा या एप्लीकेशन भी? हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप ब्रोकर के पास जा सकते हैं। अपने शहर के अंदर जो पीएमएक्स का रजिस्टर्ड ब्रोकर है, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। हर ब्रोकर की वेबसाइट होती है। और वो जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ब्रोकर्स के लिए? हाँ, अप्लाई या ब्रोकर के थ्रू करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज के साथ कंज्यूमर की कनेक्शन नहीं होता। सही। एक्सचेंज, हम, आप हमारी वेबसाइट पे भी आएंगे ना, तो हम आपसे पूछेंगे किस ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट खोलना है। तो जिस ब्रोकर को आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन आप उस ब्रोकर के साथ शेयर करेंगे, वो ब्रोकर आपको कॉल करेगा, आपसे अकाउंट भरवाएगा। जो किस कुछ के ऑनलाइन फॉर्म होते हैं सिंपल से, सूरत अकाउंट का तो बहुत ही छोटा सा फॉर्म है। कोई अगर आपने फुल अकाउंट खोलना है जिसपे लेवरेज भी मिलती है, आप 1 रुपये लगा के लेट्स से 10 रुपये की ट्रेड कर सकते हैं, वो फुल अकाउंट होगा। उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा पेपर वर्क होगा, थोड़ा प्रूफ ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा, केवाईसी वगैरह उसकी थोड़ा ज़्यादा होती है। ब्रोकर ही आपको गाइड करेगा, वही आपसे इंस्टॉल करवाएगा, वही आपको ट्रेन करवाएगा, वही आपको वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेगा मार्केट के बारे में कि गोल्ड में क्या हो रहा है, ऑयल में क्या हो रहा है। तो आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रोकर जो हैं, आपने खुद भी कहा कि 60-70 हैं, तो ये कुछ लोगों का कहना है कि मतलब एक तो ये तादाद इनकी कम है, क्यों नहीं बढ़ रही, प्लस इसमें भी जो है शायद जो 5 जो बड़े ब्रोकर्स हैं, कुछ 60% शेयर उन वॉल्यूम उन्हीं के पास चला जाता है, तो वो एक किस्म की यूँ समझ लें कि मोनोपोली या कार्टेलाइजेशन टाइप का एक सिचुएशन बन जाती है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, मोनोपोली तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे 70 हाँ, नहीं, ब्रोकर टेक्निकल हैं। लैंग्वेज में, लीगली मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, एक ब्रोकर ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड करता है, ज़्यादा बेहतर कस्टमर सर्विस देता है, ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टर एजुकेशन करता है, ज़्यादा बेहतर रिपोर्टें शेयर करता है अपने इन्वेस्टर के साथ, उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टर आते हैं। सही। एक बंदा एक किसी बिल्डिंग में तख्ती लगा के बैठा हुआ है और उम्मीद करता है कि आज के दौर में भी लोग चलते हुए आएंगे कि सेठ साहब हमारा अकाउंट खोल दें, ऐसा नहीं होता आजकल यार। सही है। आजकल आपको ऑनलाइन, जिस तरह आपने ऑक्टाफिक्स का एग्जांपल दिया ना, आप यूट्यूब 5 मिनट आप यूट्यूब पे नहीं गुजार सकते, आपको ये एक्सनेस का या ऑक्टाफिक्स का या बैलेंस का या किसी इस तरह के ट्रेडर का ऐड नजर आए। अब अभी मैंने बातें की हैं तो आप आएंगे। हैं? हमने गुफ्तगू की है तो हाँ, आना है। वही हाँ। वही ना। तो दीज आर वेरी स्मार्ट एल्गोरिथम्स। तो हमारे ब्रोकर्स जो स्पेंड करते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, डिजिटल एक्विजिशन क्या होती है, डिजिटल कस्टमर सर्विस क्या होती है, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग क्या होती है, उनके पास ज़्यादा अकाउंट खुलते हैं, वो ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ये बाकी 55 को रोका तो नहीं हुआ किसी ने तो अकाउंट ये खुलवाने बताएं, से, मेहनत आपकी करने से। गुफ्तगू से ये लगता है कि मार्केटिंग को तो आप अच्छा समझते हैं, तो पीएमएक्स खुद क्यों नहीं मार्केटिंग करता इतनी अच्छी एग्रेसिव? नहीं, हम कर नहीं सकते ना, अच्छा। हम रेगुलेटर हैं। अच्छा। ये तो आप यही कह रहे हैं कि स्टेट बैंक जो है वो बैंकों के अकाउंट खुलवाए। अच्छा। स्टेट बैंक को आपने कभी मार्केटिंग करते देखा? नहीं। नहीं। एससीसीपी को कभी आपने किसी कंपनी की मार्केटिंग करते देखा? अच्छा अच्छा। हमारा काम है रेगुलेट करना, ब्रोकर सही हैं, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है, रिस्क मैनेजमेंट करना, एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाना, ब्रोकर्स को चेक्स एंड बैलेंसेस रखना, उनके ऑडिट करना, उनकी इंस्पेक्शंस करना। कोई मसला मसाइल होता है, डिस्प्यूट जो ब्रोकर हल नहीं करता, वो हमने हल करना है। हमारा काम मार्केटिंग नहीं है।
सही। ये तो हम एक्स्ट्रा एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या अक्सर व्लॉग्स पे जाके या ऑनलाइन या टीवी पे जाके बात करता हूँ, वो इसीलिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग की जिम्मेदारी ब्रोकर्स की है वो उसमें गैप है, तो देन वी स्टेप इन। अब मेरी मार्केटिंग करने का मुझे इनडायरेक्ट मेरा सबसे बड़ा मसला क्या होता है, अब हमारी वेबसाइट के ऊपर आजकल हमारा मसला हुआ है, आरएफ को पता है। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारी मार्केटिंग की वजह से लोग पीएमएक्स की वेबसाइट पे ज़्यादा आते हैं। अच्छा। अच्छा, अब जो जो जिस ब्रोकर का नाम ए से शुरू होता है वो ज़ाहिर है पहले नज़र आ रहा है, तो वो उस पे लोग क्लिक करते हैं। तो वो जो जिसका नाम जेड से आ रहा है फॉर एग्जांपल या वाई से आ रहा है, वो कहता है यार हमारा ऊपर लेकर आए आप। मैंने कहा भाई हमारा काम आपकी मार्केटिंग करना नहीं है, आपकी मार्केटिंग आपकी जिम्मेदारी है। अब एक कोई हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो किसी तो ऑर्डर में हमने नाम लगाने हैं ना, तो हमने कहा यार चलो अल्फाबेटिकल लगा दो, या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उस हिसाब से लगा दो, या जो अकाउंट ज़्यादा खोल रहा है उसके हिसाब से लगा दो। तो लोग फिर कहना शुरू कर देते हैं, "ये आप क्यों कर रहे हैं?" तो हमारे लिए तो मसला ये हो जाएगा कि अगर आपसे मैं कहूँ अकाउंट खोलें, मैं आपको कन्विंस कर लूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको कहूँगा यार वो फलाने ब्रोकर के पास किसी रह जाओ, जहाँ भी आप रहते हैं उसके करीब जिसकी ब्रांच है वहाँ जाके आप खोल लें। तो ये काम ब्रोकर्स का है, मार्केटिंग का काम भी ब्रोकर्स का है। हम इन्वेस्टर एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम एक्सचेंज की भी मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन ये है कि हम डायरेक्ट अकाउंट नहीं खोल सकते। आज अगर मुझे इजाज़त हो कि मैं बनायंस डायरेक्ट अकाउंट खोलता है, उसके कोई ब्रोकर नहीं है। बनायंस जितनी मार्केटिंग करता है वो इसीलिए इतने करोड़ों रुपए लगा रहा है मार्केटिंग के ऊपर, कि वो डायरेक्ट उसके पास आते हैं, बीच में उसे ब्रोकर को कमीशन वगैरह नहीं देनी पड़ती। इसी वजह से उनकी कॉस्ट भी कम है। अब हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि हमने डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमने रेगुलेटेड ब्रोकर्स के थ्रू ही जाना है। ब्रोकर्स ने अपनी सर्विस चार्जेस वगैरह उसमें ऐड करने हैं, तो ये जो आपने रिपोर्ट्स का मुझे बताया, आपकी रिपोर्ट्स कभी कोई रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आई। उसके मुकाबले में स्टॉक एक्सचेंज की तो आती रहती हैं। अब उसमें खैर हमें हर एक चीज़ में हमें दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन हो ही जाती है हफ्ते में 2-3 नहीं, मरतबा। स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर रिलीज करते हैं रिपोर्ट्स। अच्छा, ठीक है। हमारे जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, आप ऑनलाइन देखें जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर आप उनके पास अकाउंट खोलेंगे तो वो आपको बड़ा रेगुलरली रिपोर्ट्स वगैरह भेजेंगे। ब्रोकरेज हाउस ही निकालते हैं ना, वो फिर व्हाट्सएप के ऊपर शेयर होना शुरू है। देखें, इन्होंने कभी हमें कांटेक्ट ही नहीं किया, ये तो आपने जिस फार्मूला के तहत आप बात कर रहे हैं, तो आपको मुझे नहीं कांटेक्ट करना चाहिए था, इनमें से किसी को करना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल। इन्होंने हमें कभी इनकी रिपोर्ट्स हमारे सामने आती ही नहीं है। ऐसा होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट्स आती हैं हमारे पास, ऑफ कोर्स स्टॉक एक्सचेंज की नहीं होती, ब्रोकरेज हाउसेस की होती है, तो वो फिर हमें उन्हें कोई उसमें कोई न्यूज़ वर्दीनेस कोई चीज़ नज़र आती है तो उसकी हम फिर न्यूज़ बनाते हैं, तो इनडायरेक्टली उनकी मार्केटिंग भी हो। जी बिल्कुल। तो ये आप उनसे कहें, थोड़ा सा पुश करें उनको। मैं भी किसी कांटेक्ट करता हूँ कुछ लोगों से। श्योर। मैंने एक दफ़ा पहले भी मेरी चैनल पे बात हो रही थी, सबसे जो आसान चीज़ हम कर सकते हैं, हमारी जो प्राइस लिस्ट है, जो मार्केट वॉच जिसे हम कहते हैं, आप डीजी खान सीमेंट का प्राइस क्या चल रही है, एफएफसी की प्राइस क्या चल रही है, स्टॉक शेयर की इंडेक्स क्या चल रही है, वो आप टिकर चलाते हैं ना, हमारे भी चलाएं। गोल्ड की कीमत क्या चल रही है, ऑयल की कीमत क्या चल रही है, सिल्वर की कीमत क्या चल रही है, ये चलाया करें, थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो आएगी। ये जिस तरह से आपने गंदम की बात की ना, जी ऑफ कोर्स ये ट्रेंड तो कोई ना कोई निकालता ही होगा अपने अपने इन्वेस्टर्स के लिए। जी तो इस तरह की खबरें हमारे पास चलती हैं। हमारे पास वो प्राइस, वो अपना अपना होता है कि प्राइसेस टीवी पे चलेंगी, जी बिल्कुल। टीवी पे चलेंगी। हाँ। हमारे पास अलग से वो है नहीं। चलो अगर मैं अपने उनको सजेशन दूंगा, अगर हाँ। डिजाइन एक दफा चेंज होता है तो फिर दोबारा से वो टाइम लगता है। राइट। तो कुछ ऐसा हुआ तो वो भी मैं इनको सजेशन दे दूंगा कि कमोडिटीज के भी चलने चाहिए, प्राइसेस चलनी चाहिए आपके पास, ऑथेंटिक हो जाती हैं कि यहाँ से आनी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, हम जो जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं और कुछ हमारे ब्रोकर्स भी मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें नंबर्स नजर आ रहे हैं। ये जो रिपोर्ट्स अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं वो मीडिया को भी जारी करें। उससे जो है ना, एक इनडायरेक्टली आपकी थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग होती रही ओवरऑल सिस्टम की। ठीक है, उसमें कोई बहुत खास अगर उन्हें अपने नहीं जारी करनी, कोई मसला नहीं, हमें ना जारी करें। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। दैट्स अ गुड सजेशन। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया।